है आपको बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड थोड़ा टेढ़ा है, तब समझ में आएगा। बायो मॉलिक्यूल है लिपिड, और हम आपको एग्जांपल दे रहे थे लिपिड्स कौन कौन है। स्टोरेज लिपिड्स लाइक ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, स्ट्रक्चरल लिपिड, लिपिड बायो लेयर का कंपोनेंट है। रेटिनल पिगमेंट्स जो है वो है, कोफैक्टर विटामिन के, इस तरह से ये भी लिपिड है। ओके, लीवर का जो सिक्रीशन है दैट इज बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स व्हाट इट डज, इट इमल्सिफाइज द फैट व्हिच यू हैव टेकन इन द फूड। तो वह फैट को इमल्सिफाइज करता है, जिससे कि उसका फिर रीअब्जॉर्प्शन होने में मदद मिलता है। तो बाइल सॉल्ट्स आर आल्सो लिपिड्स। Many transporters are also lipids. Many hormones such as vitamin D hormone derivatives, कैल्सीफेरोल का डेरिवेटिव, ये सब जो है आपके क्या है, ये भी लिपिड है। कुछ लिपिड्स हैं ऐसे हैं जो कि मैसेंजर का काम करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर एंड इंट्रा सेलुलर मैसेंजर्स, उसको बोलते हैं इकोसेनोइड्स, वो भी लिपिड है, इकोसेनोइड्स। एंड इकोसेनोइड्स आर फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल डेरिवेटिव होते हैं। तो ये सब इतना आपको देखना नहीं है, इसमें आपको इसमें सिर्फ पढ़ना है फ्री फैटी एसिड का सिंथेसिस। ठीक है, तो लिपिड्स में भी जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसका जो कंपोनेंट है फैटी एसिड, उसका सिंथेसिस कैसे हो रहा है वो हमको देखना है। करेक्ट? क्योंकि लिपिड्स बहुत ही वैरायटी के हैं, सबका हमको सिंथेसिस नहीं पढ़ना है अभी। ओके, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे सिंथेसिस होता है फ्री फैटी एसिड्स का। यहां तक क्लियर है? चलें अब सिंथेसिस में। हाउ द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स टेक्स प्लेस। आवाज आ रही है? यस सर। तो देखिए सर लिपिड इसका क्लास होता है फ्री फैटी एसिड का। देखिए लिपिड एक बड़ा मॉलिक्यूल ये है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए एक तरह का लिपिड जो है जिसका नाम अभी हम बताए ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसराइड फैटी एसिड इसका पार्ट है, ट्राइग्लिसराइड का। लिपिड प्रोफाइल कभी अगर टेस्ट कराए हो किसी रिपोर्ट में, आप देखना ट्राइग्लिसराइड का लेवल, द नॉर्मल लेवल फॉर ट्राइग्लिसराइड इज लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सॉरी, लेस देन 150। ट्राइग्लिसराइड कहां से आया? डाइट से आया। ओके, और ट्राइग्लिसराइड कैसा होता है स्ट्रक्चर? ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड है, CH2 CH and this is again CH2। और OH। ये हो गया ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल में टू ईच ऑफ इट्स दिस ग्रुप, ये OH रिप्लेस होके यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पर 1 फैटी एसिड कैन बी अटैच्ड। फैटी एसिड्स क्या है? एक लॉन्ग कार्बन चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन 14-16 कार्बन का, और सब है मिथाइल, CH2 पहला वाला, CH3 CH2 और N कार्बन तक, और लास्ट वाला कार्बन जो है दैट इज कार्बोक्सिलिक, इसीलिए एसिड नाम है फैटी एसिड। अब पामीटेट नाम का एक फैटी एसिड है, किसमें मिलता है? नारियल के तेल में। तो नारियल का तेल में क्या है?
यही ट्राइग्लिसराइड है। हर ग्लिसरॉल के साथ एक पामीटेट नाम का फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। पामीटेट में 16 कार्बन होते हैं। आ रही है मेरी आवाज? यस सर। फैटी यस सर। फैटी एसिड क्या है? अब घी में अलग तरह का फैटी एसिड है, स्टीरिएट है। ओके। और अलग अलग तरह का तेल में, अलग अलग तरह की वसा में अलग अलग तरह के फैटी एसिड्स हैं। उसका कार्बन चेन जो है, नंबर जो है वेरिएट करता है। और अगर दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, एक अनसैचुरेटेड एंड अदर वन इज सैचुरेटेड। अगर कार्बन बैकबोन में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो दैट वन विल बी सैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी कार्बन जो है पूरी तरह से सैचुरेटेड है, किससे? हाइड्रोजन से, इसलिए उसका नाम पड़ा सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तब ये हाइड्रोजन से फुली सैचुरेटेड होगा? नहीं होगा। अब क्या बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड है अगर इसके बीच में, तो दिस विल बी CH2, अनसैचुरेटेड। दिस विल बी CH2 मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज अनसैचुरेटेड, इट विल बी कॉल्ड। तो कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड आया तो इस पोजीशन पर क्या हुआ? कार्बन, जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, दैट कार्बन इज नॉट फुली सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन, इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं उसको। तो इस ग्लिसरॉल पर पामीटेट हो कि स्टीरिएट हो या ओलिक हो, बहुत तरह के अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब आप किस तरह का डाइट ले रहे हैं, घी खा रहे हैं कि रिफाइन खा रहे हैं, मूंगफली का तेल खा रहे हैं, कि हर तरह का जो तेल है उसमें अलग अलग तरह का फैटी एसिड्स मौजूद है, किसमें? ग्लिसरॉल से अटैच्ड है, एंड दैट इज ट्राइग्लिसराइड। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल ब्लड में जितना ज्यादा होगा, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग दैट मच ऑयली फूड। ओके, और इसका नेचर होता है ट्राइग्लिसराइड का डिपॉजिट होने का ऑन द सरफेसेस, क्योंकि ये क्या है? लॉन्ग कार्बन चेन होने की वजह से ये है हाइड्रोफोबिक एंड दे बिकम स्टिकी। तो बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स कैन स्टिक टुगेदर एंड दे कैन फॉर्म क्लम्प्स, इसीलिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाता है। ज्यादा ट्राइग्लिसराइड लेवल ब्लड में रहेगा, देन इट विल काउज द प्लाक फॉर्मेशन इन blood vessels resulting into atherosclerosis। इतना समझ में आया? यस सर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फैटी एसिड का सिंथेसिस। तो ये फैटी एसिड कहने का मतलब हुआ ये ट्राइग्लिसराइड का कंपोनेंट है। फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड के कंपोनेंट हो गए ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। तो किसी ट्राइग्लिसराइड में अगर ट्राइग्लिसराइड है, मोनोग्लिसराइड है, बाइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब हो गया 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। और तीनों फैटी एसिड्स जो है इस तीनों पोजीशन पर, ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रिप्लेस हुआ, तीनों पोजीशन पर ईस्टर फॉर्म में है। या तीनों सेम हो सकता है या तीनों डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, वेरी सिंपल टाइप ऑफ फैट जो नारियल का तेल है, सैचुरेटेड है, फैट है वो, उसमें ट्राइग्लिसराइड जो है किस तरह से बना है? 3 पामीटेट फैटी एसिड्स जो है अटैच्ड है ट्राइग्लिसरॉल से। आई बात समझ में? आगे चले। यस सर। अब इसका सिंथेसिस कैसे होता है? तो मेन कंपोनेंट जो है इसका लॉन्ग कार्बन चेन, दैट वन इज फैटी एसिड। तो हम लोग देख रहे हैं फैटी एसिड का सिंथेसिस। तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि फैटी एसिड का सिंथेसिस और फैटी एसिड का ब्रेकडाउन, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस जो हुआ, यानी ऑक्सीडेशन, द पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन एंड द पाथवे फॉर द रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? फैटी एसिड का सिंथेसिस इज एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस। इसमें एटीपी लगता है बहुत सारा, और ये रिडक्टिव पाथवे है, यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एचएमपी संट जो आपको पढ़ा है वहां पर आप याद हो अगर तो NADP प्रोड्यूस हुआ था, रिड्यूसिंग एजेंट। और NADP जो है वो एनाबोलिक पाथवे का ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट है। और NAD जो था वो किसका है? NADH जो है वो किसका है?
कैटाबोलिक पाथवे इसका। एनाबोलिक पाथवे का क्या है? NADPH, जो कि रिड्यूस करेगा। NADPH इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस करेगा आपके मेटाबोलाइट्स को। तो बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे का यानी डिग्रेडेशन का, यानी 3.6 में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट है आपका NAD, यानी वहां पर बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद NADH प्लस H प्लस का प्रोडक्शन हो रहा है, और यहां पर इस एनाबोलिक पाथवे में रिड्यूसिंग एजेंट NADPH का कंजम्पशन हो रहा है, NADPH का। ओके और कंजम्पशन किसका होता है? ATP का, बिकॉज दिस इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस, बायोसिंथेसिस है, एनाबोलिक है, इसमें ATP खर्च होता है। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 1, क्या खर्च हो रहा है? ATP प्लस NADPH प्लस H प्लस, ये खर्च हो रहा है। ओके और बीटा ऑक्सीडेशन में क्या खर्च हो रहा था? खर्च नहीं हो रहा है, जनरेट हो रहा है बेसिकली। क्या जनरेट हो रहा है? NADH प्लस H प्लस। और तो पहले ये सोचा गया था कि बीटा ऑक्सीडेशन का डिस्कवरी पहले हुआ, तो सोचा गया कि सिंथेसिस भी जो है फैटी एसिड्स का, इसका उल्टा होता होगा, बीटा ऑक्सीडेशन का रिवर्सिबल होता होगा सारा प्रोसेस और एंजाइम, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में पाया गया कि फैटी एसिड्स के सिंथेसिस के एंजाइम्स जो है डिफरेंट है, और फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन के एंजाइम्स भी डिफरेंट है, साथ ही साथ इन दोनों का लोकेशन भी डिफरेंट है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे। और स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल भी डिफरेंट है। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन में इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। स्टार्टिंग मतलब इसमें इंटरमीडिएट, यानी दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, नॉट 2 कार्बन कंपाउंड, दिस कोएंजाइम ए में जो एसिटाइल ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन प्रेजेंट है जिसका ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन फैटी एसिड सिंथेसिस में देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, उसका नाम है मेलोनिल कोएंजाइम ए। मेलोनिल कोएंजाइम ए। तो सबसे पहले जरूरत है मेलोनिल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होने की। किसी भी फैटी एसिड के बनने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है मेलोनिल कोएंजाइम ए। ओके, इसको मिटा दें। मेलोनिल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर आपको याद होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए में अगर एक CO2 कंडेंस हो जाता है तो वो बन जाता है मेलोनिल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका ऐसा है, CH3 एक कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, and this carbonyl carbon is linked with one sulfur atom, and this sulfur atom is presented as a thiol group. This sulfur is not present in the cysteine amino acid क्योंकि ये कोई प्रोटीन नहीं है। दिस इज कोएंजाइम ए, ठीक है, कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए इज ऑल्सो ए लॉन्ग चेन कार्बन एटम, और उसके अंत में एक थायोल ग्रुप है। टू दैट थायोल ग्रुप SH थायोल ग्रुप था, उस थायोल ग्रुप से कंडेंस हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो किसका? एसिटाइल का ग्रुप का। तो दिस हैज बिकम एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ टू दिस, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए मेलोनिल कोएंजाइम ए बनने के लिए चाहिए,
और एसिटाइल को एंजाइम कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? क्रेब्स साइकिल। यस, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में। और ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ओके, पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो गया इसमें। अब ज्यादा पायरुवेट आएगा, ये फैटी एसिड का सिंथेसिस हो सकता है किससे? अब एसिटाइल को एंजाइम ए चाहिए, तो आप समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट से भी फैट बन जाएगा। ओके, करेक्ट। ग्लूकोज अगर लिया जाए इनटेक और आज वह व्यक्ति फैट ना ले, तो क्या फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा? यस होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का सिंथेसिस होगा, क्योंकि ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से फिर कोएंजाइम ए, कोएंजाइम से फिर मेलोनिन कोएंजाइम ए, और उसके बाद एडिशन शुरू हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम का मेलेनिन कोएंजाइम ए में, वन बाय वन। नाउ वी विल सी हाउ इट हैपेंस। तो पहला स्टेप क्या है? मेलोनिल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? यस। दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में अगर कंडेंसेशन हो जाए एक CO2 का, देन व्हाट विल हैपन? तो यहां पर एक CO2 का कंडेंसेशन करा दीजिए, तो ये हो जाएगा CH2। इसको फिर से बना लीजिए, इसको CH2 रहने दो, इसको छोड़ देते हैं, इधर वाला बना देता हूं। दिस इज कार्बन, to this carbon the condensation has happened of one CO2. No, this is CO2. ये CO2 आता है बाइकार्बोनेट से, and to this CO2 this is added to CH2, and then carboxylic group activated with coenzyme A linkage. This happens. Okay, so this is the structure of malonyl coenzyme A. मेलोनिल कोएंजाइम में 3 कार्बन है एंड एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है। अब यहां से शुरू होगा फैटी एसिड्स का बायोसिंथेसिस। ओके, चलें आगे। यस। ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, इसको करता कौन है? मेलोनिन कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन करता कौन है? तो जो एंजाइम है, एक ही एंजाइम है जिसका नाम है, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो एक ही एंजाइम करता है, नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोएंजाइम ए first enzyme for the biosynthesis of fatty acids. Acetyl coenzyme A carboxylase. यह एंजाइम जो है वर्टिब्रेट्स में तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इज देयर। लेकिन बैक्टीरिया में यह एंजाइम जो है किसमें है? दिस इज ए मल्टी सब यूनिट एंजाइम इन बैक्टीरिया। तो क्या हुआ? बैक्टीरिया में आप कह सकते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़े थे, बैक्टीरिया में एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम इज present in the form of multi subunit protein displaying quaternary level of protein structure. But in mammals and vertebrates, all these three subunits are
functions of all these three subunits are incorporated in single polypeptide chain. तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है मैमल्स में, लेकिन डोमेन अलग अलग है। तो आप देखिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन इनवर्टिब्रेट्स, तो बेसिकली इस एंजाइम के फंक्शन के लिए तीन एक्टिविटीज है, थ्री डोमेन रेस्पॉन्सिबल है पूरे फंक्शन के लिए। फर्स्ट डोमेन इज दिस वन, biotin carboxylase domain. Second domain is trans carboxylase domain. Third domain is biotin carrier protein domain. In vertebrates, all these three domains are present in the single polypeptide chain, but in bacteria, all these three domains are present in different polypeptide chains, and all these polypeptide chains are associated together. Okay, चले आगे। इसका नाम ही है कार्बोक्सिलेज। ये क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। किसका? एसिटाइल कोएंजाइम ए का। अभी मेलोनिल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर बताए थे आपको कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में कार्बोक्सिलेशन हुआ, एक CO2 का एडिशन हो रहा है, जिससे कि प्रोडक्ट बना मेलोनिल कोएंजाइम ए। दैट इज व्हाई द एंजाइम नेम इज एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोएंजाइम ए को यह कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। तो ये कार्बोक्सिलेशन का जो कार्बन है, यानी CO2 के को कार्बोक्स ऐड कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, यह CO2 जो है वो लेके आता है बाइकार्बोनेट से, HCO3 से। ओके, तो इससे पहले आप समझ लीजिए कि जो एक डोमेन, थर्ड डोमेन नंबर 3, इज दिस पिक्चर क्लियर टू यू? दिख रहा है ये फोटो क्लियर आपको? मिडिल में कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? नहीं दिख रहा है? मिडिल पे थोड़ा बीच में कर दीजिए। ओके, अच्छा। सी, अब दिख रहा है आपको? यस सर। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम, नाम जो है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, ये मेन एंजाइम है और ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है मेलोनिल कोएंजाइम ए को। कैसे? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक CO2 ऐड हो रहा है, वो CO2 आ रहा है बाइकार्बोनेट से। और बाइकार्बोनेट कहाँ से आ रहा है? क्योंकि CO2 प्रोड्यूस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहां पर वाटर भी है, वाटर के साथ कंबाइन होकर बाइकार्बोनेट बना। एंड दिस इज ऑल्सो एन एंडरगोनिक प्रोसेस। अब देखिए, इससे पहले एंजाइम का स्ट्रक्चर समझिए। उसमें 3 डोमेन होता है। एक डोमेन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी है जिसको जो कि कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, और दूसरा डोमेन में ट्रांस कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और थर्ड डोमेन जो है वो बायोटिन कैरियर प्रोटीन है। यानी बायोटिन जो है वो विटामिन है। कौन सा विटामिन है? एनीबॉडी? विटामिन B5। B5 ही है ना कि B7 है? एक बार चेक करो तो बायोटिन विच कौन सा विटामिन है। मैं कभी कभी कुछ मिस्टेक भी कर देता हूँ। B7, सॉरी, बायोटिन इज B7 है ना, ये B7 है। B6 बताए थे आपको पिछले क्लास में, जो अमीनो एसिड का जो कैटाबोलिज्म हो रहा है वहां पर ट्रांस पैराडॉक्सिन, हाँ, PLP, पायरिडॉक्सियल फॉस्फेट। यह जो है पायरिडॉक्सियल फॉस्फेट था B6 विटामिन, और यह B6 vitamin, and this is the part of the prosthetic group of the enzyme. which enzyme? सारे एंजाइम जिसमें ट्रांस अमीनेशन हो रहा है, जैसे अलानिन ट्रांस अमीनेज, एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज, ये सब यहाँ पर B6 पार्ट है। और यहाँ पर
इसका एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि बायोसिंथेटिक पाथवे है फैटी एसिड्स का, उसमें बायोटीन कैरियर प्रोटीन है। टू दिस कैरियर प्रोटीन, दिस इज द प्रोटीन पार्ट, ओके, टू दिस प्रोटीन पार्ट, इस प्रोटीन के लाइसिन अमाइनो एसिड में, कोई एक लाइसिन अमाइनो एसिड है, CH4 है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन पर अमीन ग्रुप है। तो यहां तक हो गया ये लाइसिन का साइड चेन, ये लाइसिन का साइड चेन। टू दिस लाइसिन साइड चेन, और लाइसिन के साइड चेन के अमीन ग्रुप से बायोटीन जुड़ा हुआ है, ये बायोटीन हो गया, विटामिन B7, ओके, दिस इज बायोटीन आर। तो अब पहले तो CO2 जो है एक्टिवेट होता है, CO2 को एक्टिवेट करता है यही बायोटीन। बायोटीन पर जो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का रोल है। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होके टू दिस हाइड्रोजन, यू कैन सी दिस इज एडिंग, carboxylation is happening in this domain, biotin carboxylase domain. To this nitrogen, this CO2 is adding. ये CO2 कहाँ से आया? Bicarbonate से, okay, in the presence of ATP, and this is energy requiring process, that is carboxylation of biotin occurs, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप में बायोटीन का पहले कार्बोक्सिलेशन होता है। मेलोनिल कोएंजाइम ए बनने के लिए क्या हो रहा है, फाइनल इन टोटल इवेंट आप देखेंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए के कार्बोक्सिलेशन होने से पहले बाइकार्बोनेट से CO2 जो है निकल करके ज्वाइन किया, यानी कार्बोक्सिलेशन हुआ बायोटीन का पहले। अब ये CO2 इज नाउ एक्टिवेटेड, okay, here. After this, what will happen? This, after carboxylation of this biotin, the protein conformational change will occur, and this molecule will occupy, this carboxylated biotin molecule will occupy a different will occupy a different domain in the same enzymatic complex. Now this will bind to a different domain. यहाँ पर बीच में रोटेशन समझ लो, ये घुमा यहाँ से ये, और ये भी एक्टिव साइट है इस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स का। दिस वन इज ऑल्सो एक्टिव साइट, दिस इज ऑल्सो एक्टिव साइट, दो एक्टिव साइट है। और बीच में ये बायोटीन कैरियर प्रोटीन है, जिसके लाइसिन रेसिड्यूज के आर चेन से बायोटीन अटैच्ड है। उस बायोटीन से आपका CO2 आकर के ज्वाइन कर गया इन द डोमेन ऑफ बायोटीन कार्बोक्सिलेज डोमेन। उसके बाद बायोटीन प्रोटीन मूव किया, एंड दिस एक्टिवेटेड CO2 मॉलिक्यूल इज नाउ प्रेजेंट इन द ट्रांस कार्बोक्सिलेज डोमेन। ये मूव किया। आफ्टर दिस, in this domain, this activated CO2 is now transferred to acetyl coenzyme A, and resulting into the production of malonyl coenzyme A, and biotin carrier protein is again free with the biotin arm, which is not carboxylated. Same ये जो structure है, this is equal to the structure that you have seen here. This is equal to that. ये फिर से बायोटीन कैरियर प्रोटीन फ्री हो गया ये डोमेन, ओके। कहने का मतलब, सबसे पहले इस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स में जो बायोटीन कैरियर प्रोटीन के बायोटीन आर्म से बाइकार्बोनेट से CO2 निकल करके ऐड हुआ। नाउ CO2 is activated here in the presence of ATP, and when this biotin carboxylase is charged freely with this activated CO2, then
then the position of this changes. Now it is present in different domain where the trans carboxylation happens, means इस कार्बोक्सिल ग्रुप का अब ट्रांसफर होगा किस पर, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस एक्टिव साइट का सबस्ट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम ए है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए में ट्रांसफर होगा तो दिस विल बी ट्रांसफर्ड। नाउ दिस टू विल कंबाइन resulting into the production of malonyl coenzyme A. Okay. कुछ पूछना है? ये प्रोसीजर के बारे में कुछ पूछना है? आप इसको लाइन खुद से लाइन में टेक्स्ट में भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, बायोटिन कैरियर आर्म लिख लोगे ऐसे ही। फिर या आप डायरेक्ट लिखोगे प्रोडक्ट्स, सबस्ट्रेट क्या क्या है। सबसे पहले सबस्ट्रेट है इसका बाइकार्बोनेट HCO3 प्लस ATP प्लस फिर क्या लगा, एसिटाइल कोएंजाइम A is giving rise to क्या क्या आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, तो फिर एक कोएंजाइम ए बाहर निकल गया इन द प्रोडक्ट। इसको ओवरऑल अगर आप लिखोगे, इफ यू राइट क्या क्या रिएक्टेंट्स है, बाइकार्बोनेट HCO3 प्लस ATP प्लस और क्या लगा, एसिटाइल कोएंजाइम A। What they are giving you, मेलोनिल, और यहाँ पर एंजाइम है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज लिख दोगे, मेलोनिल कोएंजाइम ए, and what else you get? Nothing. Okay. So you get this मेलोनिल कोएंजाइम ए, नथिंग नहीं, यहाँ लिख दोगे इसको ATP भी टूटा तो ADP बना ना, ADP बस हो गया बैलेंस। और कुछ छूट गया? ओके यस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ, सिर्फ एनर्जी यूज हुआ, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। एग्जाम में आएगा तो आप सिर्फ यही लिख दोगे, काम चल जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है जिसकी वजह से हमको मेलोनिल कोएंजाइम ए प्राप्त हुआ। इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। कह सकते हैं कि मैमल्स में यह एंजाइम जो है क्या है, मल्टी सब यूनिट है या सिंगल सब यूनिट है? प्रोटीन स्ट्रक्चर पर है आप लोग, सिंगल सब यूनिट। सिंगल सब यूनिट यानी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। यहाँ पर अलग अलग डोमेन दिखा रहा है लेकिन एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर बैक्टीरिया का है तो ये तीनों फंक्शनल डोमेन जो है, तीन अलग अलग तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इसमें। तो बैक्टीरिया को इग्नोर कीजिए। अभी मान लीजिए वर्टिब्रेट्स का ही हम कंसीडर करते हैं, तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, एंड इन दैट सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन दीज आर डोमेन्स।
ठीक है, ये डोमेन का अपना एक्टिविटी है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। अगर इस डोमेन को निकाल दिया जाए इस कॉम्प्लेक्स से, निकाल लोटियोलिटिकली क्लीव करके, तो भी यह डोमेन जो है अपने फंक्शन को रिटेन किए रहेगा। अगर इस कार्बोक्सिलेज अकेला डोमेन है, तो इसको अगर एक्टिवेटेड मिल गया बायोटिन कैरियर प्रोटीन में अटैच, यानी बायोटिन में कार्बोक्सिल CO2 ग्रुप एक्टिवेटेड है, तो यह और इसको मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए भी सबस्ट्रेट के रूप में, देन इट विल ट्रांसफर, इट विल डू इट्स रिएक्शन। ओके, इसीलिए डोमेन स्ट्रक्चर जो है, डोमेन जो है वो आपका इंडिपेंडेंट हो सकता है फंक्शन में। प्रोटीन से अलग होने के बाद उसका फंक्शन लॉस नहीं होगा और वो अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी रिटेन कर सकता है। ओके, अब क्या हुआ, ये बायोटिन कैरियर प्रोटीन से यह कार्बोक्सिलेशन होके रखा हुआ है यहाँ, ये एक्टिवेट हो गया, अब ये मूव करके आ गया ट्रांस कार्बोक्सिलेज डोमेन में, और ट्रांस कार्बोक्सिलेज डोमेन में ये एक्टिवेटेड CO2 जो है, इट इज अटैच्ड बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए से अटैच रहने का क्या मतलब है? कोएंजाइम ए से अटैच रहने से एसिटाइल ग्रुप भी जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में। अब दिस एसिटाइल ग्रुप कैन बी ट्रांसफर टू अनदर ग्रुप, इसीलिए कोएंजाइम ए, जिस अब ये ग्रुप कार्बन स्केलेटन को ट्रांसफर करना है, तो कोएंजाइम ए वहां पर अटैच होता है जब भी कार्बन स्केलेटन ट्रांसफर होगा। तो वो हम आप पीसीए साइकिल में भी देखेंगे, वहां भी पायरुवेट जो है ट्रांसफर हो रहा है किसको? ऑक्जेलो एसीटेट को। लेकिन पायरुवेट पहले, अब क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, एक्टिवेट होगा, तो उस चक्कर में पायरुवेट से एक CO2 निकल गया और एसिटाइल ग्रुप है कोएंजाइम ए के साथ बाइंड कर गया, पायरुवेट का 2 कार्बन, अब ये 2 कार्बन ट्रांसफर किया जा सकता है ऑक्जेलो एसीटेट को, ठीक है, जिससे कि फिर साइट्रेट बनेगा। तो जब भी कार्बन स्केलेटन ट्रांसफर होगा तो वहां पर कोएंजाइम अटैच होना जरूरी है टू दैट segment of the carbon skeleton which are getting transferred. Okay, आई बात समझ में? Now you have मेलोनिल कोएंजाइम ए, इतना तक समझ में आ गया? मेलोनिल कोएंजाइम ए बन गया। मेलोनिल कोएंजाइम में ये ग्रीन वाला जो कार्बन है स्केलेटन, दिस हैज कम फ्रॉम द बाइकार्बोनेट, एंड ये रेड वाला जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से आया, दीज 2 कार्बन्स। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। सर ये सब स्ट्रक्चर है वो एंजाइम का स्ट्रक्चर है ना? ये डायग्रामेटिक यस सर। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एंजाइम का, आपको समझने के लिए। एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसको समझने के लिए 2 डायमेंशन में आपको ये समझाया गया है। इफ यू सी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर,